हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं मूल अधिकार। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो फिर आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे बिगिनर्स पॉइंट चैनल, उसमें आ जाएगा। पुरानी वीडियो देख लेना, बैटरी लो हो गई कोई बात नहीं। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता जनता के मूल अधिकारों की घोषणा है। ठीक है। संविधान के भाग 3 में इन अधिकारों का विशुद्ध रूप से उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। संविधान में इन अधिकारों के शामिल किए जाने का उद्देश्य उन मूल्यों का संरक्षण करना है जो एक स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य है, जहां जनता ने राज्य सरकारों को अपने ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की, वहीं उसने कतिपय अधिकारों को उसकी शक्ति से परे रखा ताकि उनका उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जा सके। इसलिए अधिकारों को उसकी शक्ति से परे रखा है। विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होने पर भी सरकार उन मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। विधानमंडल में या संसद में कहीं पे भी बहुमत अगर है तो फिर मूल अधिकारों का अतिक्रमण यानी कि मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। जीने का अधिकार तो हर कंडीशन में रहेगा ही। संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है। संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को शामिल करने का एक अन्य उद्देश्य विधि के शासन की स्थापना करना है। भारतीय संविधान व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का भरसक प्रयास करता है, यानी कि बैलेंस, तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। संविधान जहां मूल अधिकारों का उल्लेख करता है वहीं उसने इन अधिकारों के प्रयोग की सीमाएं भी निर्धारित कर दी हैं। संविधान में उन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जब राज्य को यह अधिकार होगा कि वह सार्वजनिक हित में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर सके या उनके प्रयोग पर निर्बंध लगा सके। निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है। आपात उद्घोषणा के अधीन पर संविधान में संशोधन के द्वारा जब सैन्य विधि लागू हो, प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में कुछ ही मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सबको नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 यह उपबंधित करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में नागरिकों को 2 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं: विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, इसका तात्पर्य यह है कि समाज के सभी व्यक्ति एवं वर्ग सामान्य विधि के अधीन है और यह उन पर सामान्य न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, यानी कि संविधान से ऊपर नहीं है। विधि का समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण का अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संविधान संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार के समान है। इसका अर्थ है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा समान रूप से लागू करना, चाहे वे विशेष अधिकार हो या दायित्व। इसका निर्देश यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा और उन पर एक ही विधि लागू होगी। अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करके नष्ट किया जा सकता है। 368 के अधीन संशोधन करके नष्ट किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। यह अनुच्छेद भारत के भूभाग में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी, विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 आदि के उपबंधों का लाभ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। समानता के नियम के अपवाद। अनुच्छेद 14 में निहित समानता का नियम आत्यंतिक नियम में नहीं है, इसके अनेक अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए विदेशी कूटनीतिज्ञों को न्यायालय की अधिकारिकता से विमुक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार भारतीय संविधान कुछ अधिकारियों को भी साधारण नागरिकों से अधिक विशेष अधिकार प्रदान करता है और दायित्वों से विमुक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, प्रांतों के राज्यपालों, लोक अधिकारियों, न्यायालयों के न्यायाधीशों,
और भूतपूर्व राज्यों के नरेशों को ऐसी भूमुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ऐसा उनकी विशेष स्थिति, विशेष पद और विशेष जिम्मेदारियों के कारण किया गया है, ताकि वे देश के प्रति अपने कर्तव्य का समुचित रूप से पालन कर सकें। समानता का न्याय आयाम नैसर्गिक न्याय। ईपी रुपैया बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में उच्च न्यायालय ने समानता की पारंपरिक धारणा को, जो युक्ति-युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, मानने से अस्वीकार कर दिया और एक नया दृष्टिकोण अपनाया। न्यायाधीश श्री भगवती ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए यह कहा कि समानता एक गतिशील अवधारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हैं और इसे परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। अनुच्छेद 14 राज्य की कार्यवाहियों में मनमाने को वर्जित करता है और समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। युक्तियुक्तता का सिद्धांत समानता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है जो अनुच्छेद 14 में सर्वदा विद्यमान रहता है। वस्तुतः समानता और मनमाने एक दूसरे के शत्रु हैं। मनमानापन क्या होता है? अपने मन की करना एक तरीके से। जहाँ कोई कार्य मनमाना किया जाएगा वहाँ असमानता अवश्य होगी और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा ही। नैसर्गिक न्याय के इस उच्च आदर्श को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। बंद का आयोजन अवैध और असंवैधानिक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी बनाम भारत कुमार और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक और अवैध है। न्यायालय ने माना कि बंद द्वारा जहां एक नागरिक को बलपूर्वक काम पर जाने से या कारोबार या पेशा करने से रोका जाता है, वहीं दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। समान कार्य के लिए समान वेतन। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार नहीं है, किंतु अनुच्छेद 14, 16 और 39 के अधीन निश्चित ही यह एक संवैधानिक लक्ष्य है। यदि दो व्यक्तियों के बीच इस मामले में विभेद किया जाता है जिसका कोई ठोस आधार नहीं है, तो इसे अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता है। 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति के लिए सरपंच बनने की अनिवार्यता है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अधिनिर्धारित किया कि हरियाणा राज्य द्वारा पंचायती राज अधिनियम में किए गए उपबंध के अंतर्गत सरपंच या उप सरपंच के पद धारण करने के लिए 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को निरहर यानी कि मनाही घोषित करने वाला प्रावधान विधि मान्य है और संवैधानिक है। अब आ जाते हैं शिक्षा के आधार पर विभेद। बिहार राज्य प्रवक्ता संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि शिक्षा भी विभेद का आधार हो सकती है। प्रवक्ता और अप्रशिक्षित प्रवक्ता में स्पष्ट विभेद है। यह विभेद विधिमान्य और युक्तियुक्त है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। प्रवक्ता और अप्रशिक्षित प्रवक्ता का विभेद बोधगम्य अंतरक पर आधारित है, अतः उनमें वेतन का भी विभेद किया जा सकता है। अतः उनके लिए विभिन्न वेतन का निर्धारण विधिमान्य और युक्तियुक्त है और इससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है। सुशासन की अवधारणा। संविधान का अनुच्छेद 14 न सिर्फ समानता के अधिकार की गारंटी देता है, बल्कि इसमें कानून के शासन की अवधारणा भी अंतर्निहित है। कानून के शासन का अर्थ ऐसे कानून के शासन से है जो युक्तियुक्त हो और मानवीय हो और समावेशी हो। कानून का शासन किसी भी प्रकार के दिखाने वाले विभेद का विरोधी है। अगर कोई विभेद हो भी तो उसका आधार युक्तियुक्त होना चाहिए। यह किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार का अंत कर कानून की सर्वोच्चता स्थापित करता है। यह व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान को सुनिश्चित करता है। अन्य शब्दों में इसे ही सुशासन कहा जाता है। सुशासन लोकतंत्र का ज़्यादा प्रभावी, मजबूत एवं सार्थक बनाने वाली अवधारणा है, जिसका अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण एवं मानव विकास है। वस्तुतः शासन में अच्छे शासन की अवधारणा निहित होती है, किंतु परंपरागत शासन व्यवस्था में विशेष अधिकार विकासशील देशों में व्यवहार में असंवेदनशीलता, भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही इत्यादि की समस्याएं पाई जाती हैं। इससे विकास से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में गुड गवर्नेंस एवं
समावेशी विकास परस्पर पूरक बन जाते हैं। गुड गवर्नेंस के अंतर्गत निम्न तत्वों पर बल दिया जाता है। सरल नियम एवं कानून, कर की दरों में कमी एवं सरलता लाना, कानून का शासन, पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार, चुनाव सुधार, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन। प्रशासन की पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सामाजिक लेखा परीक्षण, उत्तरदायी शासन, आउटकम बजट, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक अधिकार, विकेंद्रीकरण एवं सहयोग, पंचायती राज व्यवस्था को कठोरता से लागू करना, गैर सरकारी संगठनों को स्वायत्तता, कॉरपोरेट शासन की पद्धति का विकास, सुशासन का महत्व, भ्रष्टाचार में कमी। इससे विकास से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। जन सहभागिता के कारण स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग एवं ज़्यादा व्यवहारिक नीति निर्माण संभव। इसके माध्यम से नागरिकों का राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। समावेशी विकास के लिए वर्तमान में अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनका समुचित क्रियान्वयन गुड गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव है। धारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ेगी। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं उपयुक्त समाज की स्थापना के उद्देश्य से भी गुड गवर्नेंस आवश्यक है। इसके माध्यम से नक्सलवाद, अलगाववाद, क्षेत्रीयतावाद जैसी समस्याओं का समाधान संभव है। सुशासन की चुनौतियाँ, नौकरशाही का रूढ़िवादी दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत वह गोपनीयता से कार्य करने की अभ्यस्त है। राज्य सरकारों द्वारा अभी भी पंचायती राज संस्थाओं को वंचित शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। वैदिक ढांचा भी काफ़ी पुराना है, जैसे भारतीय पुलिस एक्ट और आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी इत्यादि, जो कि अब चेंज कर दिया गया है। समाज में जन जागरूकता में कमी, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। संविधान का अनुच्छेद 15(1) यह उपबंधित करता है कि केवल धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यदि कोई कानून उपयुक्त किसी भी आधार पर असमानता बरतता है तो वह शून्य होगा, लेकिन राज्य निवास स्थान के आधार पर कोई भेद कर सकेगा। इस बारे में एक महत्वपूर्ण वाद का उल्लेख आवश्यक है। डीपी जोशी बनाम मध्य प्रदेश के मामले में मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज के एक नियम के अनुसार मध्य प्रदेश से बाहर रहने वाले छात्रों को अतिरिक्त प्रवेश शुल्क देना पड़ता था, किंतु मध्य प्रदेश में रहने वाले छात्रों को ऐसा कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता था। आवेदक ने इस नियम की वैधता को चुनौती दी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त नियम वैध था, क्योंकि विभेद जो है जन्म स्थान के आधार पर नहीं वरन आवास के आधार पर किया गया था, जो उचित था। इसके बाद आ जाते हैं संविधान का अनुच्छेद 15(2)। यह उपबंधित करता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग करने के लिए निर्योग्य नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 15(2) का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करके भारत में एक नए समाज की स्थापना करने का है। संविधान का अनुच्छेद 15(3) यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। स्त्रियों और बालकों की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी होती है, जिसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय है। वे अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहुविवाह आदि की शिकार हैं और पूर्ण रूप से पुरुषों पर आश्रित हैं। इसी कारण राज्य को उनके लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करना उचित है। इसी प्रकार बच्चों के लिए भी विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एवं उनको शोषण से बचाने के उद्देश्य से बनाए गए प्रावधान अनुच्छेद 15(3) के अधीन संवैधानिक होंगे। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य किन्हीं सामाजिक अथवा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। दायित्व है कि खंड 4 केवल राज्य को उक्त वर्गों के लिए उपबंध करने के लिए सक्षम बनाता है, न कि उस पर विशेष कार्यों को करने के लिए कोई दायित्व आरोपित करता है। यह राज्य को केवल विवेकीय शक्ति प्रदान करता है, अर्थात
यदि राज्य उचित समझे तो पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, बशर्त वह विशेष वर्ग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो। अनुच्छेद 15(5) यह उपबंधित करता है कि शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति की प्रगति के लिए सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है और ऐसा करना संविधान सम्मत होगा। महिला संरक्षण की मांग। महिला आरक्षण के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, जो उनकी सामाजिक आर्थिक भागीदारी के मार्ग को भी प्रशस्त करेगी। इसका असर सरकार द्वारा बनाई जा रही नीतियों और कार्यक्रमों पर भी पड़ेगा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। महिलाओं की बढ़ती सामाजिक आर्थिक भागीदारी प्रशासन को भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का काम करेगा। इन सब के परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा, घर के भीतर एवं बाहर उनके भेदभाव कम होगा। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की व्यापक भागीदारी के कारण भ्रष्टाचार और अपराधीकरण जैसी प्रवृत्तियां हतोत्साहित होंगी। इससे बेहतर कार्य संस्कृति का विकास संभव है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 16 यह उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) यह कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा, न उसे विभेद किया जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 के खंड 1 और 2 में राज्य की नौकरियों में समानता का सामान्य नियम निहित है। अनुच्छेद 16 केवल राज्य के अधीन नौकरियों में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है, गैर सरकारी नौकरियों में यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह संविदा संबंधी सेवाओं के मामले में भी लागू नहीं होता है, पर अवसर की समानता का अभिप्राय अर्हताओं या मानदंडों का अनुमूलन नहीं है। अनुच्छेद 16 राज्यों को पूर्ण अधिकार देता है कि वह लोक सेवाओं के लिए आवश्यक अर्हता एवं मानदंडों को निर्धारित कर सके। राज्य द्वारा निर्धारित अर्हताओं में मानसिक योग्यता के अतिरिक्त शारीरिक क्षमता, अनुशासन, नैतिक स्तर और जनहित आदि भी सम्मिलित हैं। जिन नौकरियों में तकनीकी ज्ञान आवश्यक है उनके लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित की जा सकती हैं। संविधान का अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(2) का एक अपवाद है। अनुच्छेद 16(2) निवास स्थान के आधार पर असमानता को वर्जित करता है, किंतु सरकार कुछ सेवाओं को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है, बशर्त कि इसके लिए उचित कारण हो। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि बनाकर उस सीमा को निर्धारित करे जहाँ तक राज्य को उक्त नियम के पालन करने की छूट है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। संविधान का अनुच्छेद 16(4) यह उपबंधित करता है कि राज्य पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। पिछड़ेपन का आधार जाति हो या वर्ग। इस संबंध में न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया है कि जाति एक सामाजिक वर्ग है। यदि वह सामाजिक रूप से पिछड़ी है तो उसे अनुच्छेद 16(3) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। आर्थिक आधार या निर्धनता पिछड़ेपन की कसौटी नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि गैर हिंदुओं जैसे ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों में भी जातियां होती हैं और अनुच्छेद 16(4) के अधीन वे भी आरक्षण की हकदार हैं। पिछड़ों में किन्हें आरक्षण दिया जाए? न्यायालय ने इस बारे में बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि पिछड़े वर्गों का निर्धारण करते समय उनमें से संपन्न लोगों को निकालकर सूची बनाई जाए। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़ों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। इस संबंध में न्यायालय ने देवदासन के मामले में दिए निर्णय को उलट दिया, जिससे पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों के किए गए वर्गीकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। न्यायालय ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि पिछड़े वर्गों की पहचान केवल आर्थिक आधार पर नहीं की जा सकती। सर्वेक्षण वर्ग का किया जाना चाहिए, व्यक्तियों का नहीं। जाति के अतिरिक्त अन्य समुदाय, समूह, वर्ग भी पिछड़े वर्ग में आ सकते हैं। जैसे राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोग यदि वे सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, कर्नाटक और केरल राज्य में उन्हें ऐसी श्रेणी में रखा गया है। आरक्षण की
आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी है? इस बारे में न्यायालय ने बहुमत से अभिनिर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। 50% का जो चल रहा है अभी, कि इसे तोड़ देना चाहिए लेवल को। विशेष परिस्थितियों में आरक्षण कुछ अधिक हो सकता है, वह भी दूर दराज राज्यों में जहाँ विशिष्ट परिस्थितियों में मौजूद है। इस संबंध में न्यायालय ने बालाजी के मामले में दिए गए निर्णय को सही माना और थॉमस तथा अखिल कर्मचारी शोषित संघ के मामले को उलट दिया, जिसमें 50% के नियम पर संदेह व्यक्त किया गया था। प्रोन्नति में आरक्षण, इस बारे में न्यायालय का स्पष्ट अभिमत रहा है कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक सीमित होनी चाहिए, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं किया जाना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पंजाब बनाम हीरालाल वाद मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रोन्नति में आरक्षण अनुच्छेद 355 के अनुसार प्रशासन में कार्यकुशलता के हित में नहीं है। नौकरी पाने के पश्चात पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों के साथ प्रोन्नत यानी कि प्रमोशन परीक्षण पास करना चाहिए। ऐसा न होने से आपस में कूटता उत्पन्न होगी और इससे प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में यह संशोधन अधिनियम उच्चतम न्यायालय द्वारा मंडल आयोग के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए पारित किया गया। मंडल आयोग के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसके द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4 क जोड़ा गया, जो यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 16 में की गई कोई बात राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, प्रोन्नति के लिए आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से वर्जित नहीं करेगी। अस्पृश्यता का अंत, संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध करता है और उसका किसी भी रूप में पालन करने की मनाही करता है। सदियों से चली आती हुई अस्पृश्यता के विरुद्ध में यह क्रांतिकारी कदम है। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम अस्पृश्यता के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करता है। इसके अनुसार अस्पृश्यता के अपराध के लिए अधिकतम 500 रुपये जुर्माना या 6 माह की सजा या दोनों सजाएं साथ साथ हो सकती हैं। 1955 के अस्पृश्यता अधिनियम में अस्पृश्यता यानी कि अपराध संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा संशोधन करके अस्पृश्यता के पालन करने के लिए विहित दंड को और भी कठोर बना दिया गया। इसके नाम को बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। उपाधियों का अंत, संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी को, उपाधियां प्रदान करने से मना करता है, किंतु अनुच्छेद 18 सेवा या विद्या संबंधी उपाधियों को प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि उनसे व्यक्तियों में देश की सैनिक शक्ति को मजबूत करने तथा देश की प्रगति के लिए आवश्यक वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इस अनुच्छेद का खंड 2 भारत के किसी नागरिक को किसी विदेशी सरकार से कोई उपाधि स्वीकार करने से मना करता है। खंड 3 के अनुसार कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद का आरूढ़ है, बिना राष्ट्रपति की सम्मति के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यह राज्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर भी से सभी प्रकार के विदेशी प्रभाव समाप्त करता है और व्यक्ति में भारत के प्रति निष्ठा की भावना का सृजन करता है। इस अनुच्छेद का खंड 4 यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सम्मति के कोई उपहार, उपाधि, वृत्ति अथवा पद स्वीकार नहीं करेगा। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान करते हैं। ये स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों की आधार सम्मत हैं। अनुच्छेद 19 नागरिकों को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान करता है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। अब आ जाते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 19(1) देश के सभी नागरिकों को भाषण,
एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अभिव्यक्ति मौखिक, लिखित, मुद्रित एवं चित्रित हो सकती है। हालांकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, पर यह इसमें अनिवार्य रूप से अंतर्निहित है। अपने विभिन्न निर्णयों में न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक रूप स्वरूप प्रदान किया है। प्रेस की स्वतंत्रता, लोकहित के महत्व की बातों का प्रकाशन करने का समाचार पत्रों को पूर्ण अधिकार है और उस पर पूर्व अवरोध नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19(1) के अधीन एक मूल अधिकार है, किंतु यह अधिकार अत्यंतिक नहीं है। इस पर युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भौगोलिक परिसीमा में बांधा नहीं जा सकता। इस अधिकार का प्रयोग नागरिक के द्वारा भारत की सीमा के भीतर ही वरन विश्व के किसी देश की भूमि पर किया जा सकता है। पर संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 के अधीन राज्य को भारत की प्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि आदि की रक्षा के लिए निर्बंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु ये निर्बंध युक्तियुक्त होना चाहिए। निर्बंधों की युक्तियुक्तता का निर्धारण करना न्यायालयों का कार्य है। इस प्रकार युक्तियुक्त शब्दावली न्यायालय के पुनर्वलोकन की शक्ति को अत्यंत विस्तृत कर देती है। इस प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय अंतिम नहीं माना जाएगा। अब आ जाते हैं सूचना का अधिकार। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी आवश्यक है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। भ्रष्टाचार एवं निरंकुशता पर रोक लगती है। सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत नागरिकों को सरकार से सूचना मांगने का एक अधिकार है एवं नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना सरकार का काम है। इस कानून के अंतर्गत जनता न केवल सरकारी रिपोर्ट एवं दस्तावेजों की जांच कर सकती है, वरन सरकारी कार्यों का निरीक्षण भी कर सकती है। ऐसी सूचना जिससे भारत की एकता व अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल असर पड़ता हो, उन्हें इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। इस कानून की अनुसूची 2 के अनुसार 23 ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे सूचना नहीं मांगी जा सकती। ये संस्थाएं गुप्तचर, रक्षा, विदेशी मामले एवं आर्थिक अपराध से संबंधित हैं। अपवादों के बावजूद यदि इन संस्थाओं पर मानवाधिकार उल्लंघन एवं भ्रष्टाचार का मामला बनता है तो सार्वजनिक हित में सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। ये स्वायत्त संस्थाएं हैं जिन्हें दीवानी अदालत का अधिकार दिया गया है। सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी का प्रावधान किया गया है, जो सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवार हैं। अधिनियम के अंतर्गत 30 दिन के अंदर जानकारी देने का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में मात्र 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है। सूचना प्राप्त करने के लिए नाममात्र के शुल्क का प्रावधान किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के लिए सभी सूचना मुफ्त उपलब्ध करवाए जाएंगे। सूचना प्राप्त करने के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है। सूचना के अधिकार का कार्यमान 2005 के अंत में प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभिक चरण में ही कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए। वंचित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ रही है। सरकारी पद अधिकारियों पर दबाव बढ़ा है। उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो रहा है, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त के पास हजारों की संख्या में मामले पड़े हुए हैं जिनका शीघ्र निपटारा आवश्यक है। सूचना उपलब्ध कराने में विलंब सूचना की मनाही के लिए समान है। शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 19(1) है भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें सार्वजनिक सम्मेलनों, सभाओं एवं जुलूसों का अधिकार भी सम्मिलित है। अन्य अधिकारियों की भांति इस अधिकार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस अधिकार पर निम्न आधार पर निर्बंध लगाए जा सकते हैं। सभा शांतिपूर्ण न हो, सभा में शस्त्र एवं हथियारों का प्रदर्शन किया जाए, राज्य लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 19(1) भारत के सभी नागरिकों के संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, किंतु इस अनुच्छेद का खंड 4 राज्य को इस अधिकार पर लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी प्रदान करता है।
अब आ जाते हैं आबाद संचरण की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 19(1) भारत के सभी नागरिकों को समस्त भारत में आबाद रूप से संचरण करने का अधिकार प्रदान करता है। कहीं पे भी घूमने फिरने का ये नियम स्वतंत्रता देता है, इस नियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 19 खंड 5 के अंतर्गत राज्य संचरण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंध लगा सकता है। साधारण जनता के हित में, किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि वैश्य को एक विशेष स्थान से हटाना, बहिष्कृत करना और उसके भ्रमण के अधिकार पर निर्बंध लगाना सामान्य जनता के हित में है। निवास की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 19(1) भारत के सभी नागरिकों को देश के किसी भी भाग में बसने या आवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिकार पर राज्य साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंध लगा सकता है। भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता को आपातकाल में भी कम या निलंबित किया जा सकता है। फॉरेनर्स एक्ट 1964 और 1966 के अंतर्गत किसी भी विदेशी व्यक्ति के भ्रमण एवं निवास के अधिकार पर निर्बंध लगाए जा सकते हैं और उन्हें भारत से निष्कासित किया जा सकता है। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(6) भारत के सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, व्यापार, उपजीविका या कारोबार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, पर इस अधिकार पर राज्य युक्तियुक्त निर्बंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19 के खंड 6 के अधीन निम्नलिखित आधारों पर राज्य को निर्बंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। साधारण जनता के हित में किसी वृत्ति या व्यापार के लिए आवश्यक वृत्तिका या तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करके नागरिकों को पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापार या कारोबार से बहिष्कृत करने की शक्ति प्रदान करके। ठीक है, व्यापार करने के अधिकार में व्यापार को बंद कर देने का अधिकार भी शामिल है। राज्य किसी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अन्य अधिकारों की भांति व्यापार को बंद करने का अधिकार भी एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है और सार्वजनिक हित में इसे निर्बंधित, विनियमित और नियंत्रित किया जा सकता है। यह धातव्य है कि नागरिकों के व्यापार या व्यवसाय के अधिकार को कर से छूट नहीं दी गई है। सरकार विधिपूर्वक किसी भी पेशा, व्यवसाय या वाणिज्य पर कर लगा सकती है। कर विधि इस अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है। राज्य विशेष प्रकार के व्यवसाय व पेशों के लिए आवश्यक व्यावसायिक और तकनीकी अर्हताएं निर्धारित कर सकता है, जैसे इंजीनियरों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री, डॉक्टरों के लिए डॉक्टरी डिग्री, वकीलों के लिए वकालत की डिग्री इत्यादि। अनुच्छेद 19 का खंड 6 राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकों को पूर्णतः या अंशतः अपवर्जित करके या अन्यथा कोई भी व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा स्वयं कर सकता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 20 का खंड 1 ही है उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति केवल किसी प्रवर्तन विधि के अंतर्गत विहित अपराध के लिए ही दोषी ठहराया जाएगा, अन्य अपराध के लिए नहीं, और न ही वह अधिक दंड का पात्र होगा जो अपराध करने के समय प्रवर्तन विधि के अधीन दिया जा सकता था। अनुच्छेद 20 का खंड 2 यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यह उपबंध आंग्ल विधि के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 का खंड 3 यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस खंड में आंग्ल और अमेरिकी अपराध विधि के सामान्य नियम समाविष्ट हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसे अपराधी ना सिद्ध कर दिया जाए। इस नियम के अंतर्गत अपराधी के अपराध को सिद्ध करने का भार अभियोजक पर होता है। यह धातव्य है कि अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण अपराध के अभियुक्त को केवल आपराधिक मामले में ही प्राप्त है। यह सिविल कार्यवाही में लागू नहीं होता, भले ही आपराधिक दायित्व ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले हों। यह अनुच्छेद केवल दबावपूर्ण साक्ष्य देने के विरुद्ध है, किंतु यदि अभियुक्त स्वेच्छा से खुद साक्ष्य देता है तो वह वर्जित नहीं है। स्वेच्छा से दिए गए साक्ष्य में दबाव का प्रश्न नहीं उठता और वह उसके विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है।
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता,